स्वर्णिम बचपन, पागल बाबा और रहस्य। सारी रात हवा पेड़ों में से सरसराती हुई बहती रही। यह आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि मैंने पन्नालाल घोष के संगीत को सुना, उन बांसुरी वादकों में से जिनको पागल बाबा ने मुझसे परिचित करवाया था। अभी अभी मैं उनके संगीत को सुन रहा था। उनका बांसुरी बजाने का ढंग अपना ही है। उनकी प्रस्तावना बहुत लंबी होती है। बुढ़िया ने जब मुझे बुलाया तो अभी भूमिका ही चल रही था। मेरा मतलब है कि तब तक उन्होंने अपनी बांसुरी को बजाना आरंभ नहीं किया था। सितार और तबला उनकी बांसुरी के बजने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। पिछली रात शायद 2 साल के बाद मैंने उनके संगीत को दोबारा सुनी। पागल बाबा की बात परोक्ष रूप में ही करनी पड़ती है। उनकी यही विशेषता थी, वे सदा अदृश्य से ही बने रहते थे। उन्होंने मेरा परिचय अनेक संगीतज्ञों से कराया और मैं सदा उनसे पूछता था कि वे ऐसा क्यों करते हैं। वे कहते थे, एक दिन तुम संगीतज्ञ बनोगे। मैंने कहा, पागल बाबा, कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग ठीक कहते हैं कि आप पागल हो। मैं संगीतज्ञ नहीं बनने वाला हूँ। उन्होंने हंसकर कहा, मुझे मालूम है, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि तुम संगीतज्ञ बनोगे। अब उनकी इस बात से क्या समझा जाए, मैं संगीतज्ञ तो नहीं बना, लेकिन फिर भी एक अर्थ में उनकी बात ठीक थी। मैंने संगीत के किसी यंत्र को तो नहीं बजाया, लेकिन मैंने हजारों लोगों की हृदय तंत्री को बजाया है। बिना किसी साज के, बिना किसी तकनीक के मैंने जो संगीत बजाया है, वह साज के संगीत से कहीं अधिक गहरा और मर्मस्पर्शी है। मुझे वे तीनों बांसुरी वादक अच्छे लगते थे, कम से कम उनका संगीत अच्छा लगता था। लेकिन उनमें से कुछ एक ही मुझे पसंद करते थे। हरि प्रसाद मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उनको कभी यह ख्याल नहीं आया कि मैं बच्चा हूँ और वे मुझसे बड़े हैं और संसार के सुविख्यात संगीतज्ञ हैं। वे मुझसे प्रेम ही नहीं वरन मेरा आदर करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा कि हरि बाबा, आप मेरा आदर क्यों करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, अगर बाबा तुम्हारा आदर करते हैं तो मैं क्यों न करूं? मेरा पागल बाबा पर पूरा विश्वास है, और अगर वे तुम्हारे पैर छूते हैं और तुम छोटे से बच्चे हो, तो इसका मतलब है कि उनके जो मालूम है उसको समझने में या जानने में अभी मैं असमर्थ हूँ। पर वह गौण है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वे जानते हैं। वे भक्त थे। पिछली रात जिस संगीतज्ञ को मैंने सुना और यहाँ आने से पहले दोबारा जिसे सुनने की कोशिश कर रहा था, वे है पन्नालाल घोष। वे मुझे न पसंद करते थे, न नापसंद करते थे। वे बहुत ही सपाट आदमी थे, दूर तक फैले हुए सपाट मैदान की तरह जिसमें न कोई पहाड़ी थी, न कोई घाटी थी। उनकी पसंद और नापसंद में कोई गहराई नहीं थी, लेकिन उनका बांसुरी बजाने का जो अपना ढंग था, वह अनोखा था। उनके जैसी बांसुरी न पहले किसी ने बजाई, न बाद में कोई बजाएगा। अपनी बांसुरी पर तो वे शेर की तरह गरजते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा, अपने जीवन में तो आप ठीक बंगाली बाबू हो, भेड़ जैसे। वे बंगाल के थे और भारत में काया आदमी को बंगाली कहा जाता है, क्योंकि बंगाली आक्रामक नहीं होता। आप सच्चे बंगाली बाबू हो, लेकिन जब आप बांसुरी बजाते हो तो आपको क्या हो जाता है? आप तो शेर बन जाते हो। उन्होंने कहा, कुछ तो अवश्य होता है। मैं वही नहीं रहता, अन्यथा मैं वही बंगाली बाबू रहूं, ठीक वही दब्बू और डरपोक, लेकिन कुछ होता है, मुझ पर सवार हो जाता है। ठीक यही शब्द उन्होंने उपयोग किए थे। मैं आवेशित हो जाता हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे पर क्या छा जाता है। शायद तुम जानते होगे, नहीं तो पागल बाबा, मन में तुम्हारे लिए इतना आदर क्यों होता? मैंने उनको कभी किसी के पैर छूते नहीं देखा, लेकिन वे तुम्हारे पैर छूते हैं। बड़े बड़े संगीतज्ञ उनके पास आते हैं उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए और उनके पैर छूने के लिए। पागल बाबा ने मुझे केवल बांसुरी वादकों से ही नहीं और भी अनेक लोगों से परिचित करवाया था। शायद मेरी कहानी के किसी दौर में उनका भी जिक्र आएगा, लेकिन पन्नालाल घोष ने जो कहा वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मैं आवेशित हो जाता हूँ। एक बार मैं बजाना शुरू करता हूँ तो मैं पन्नालाल घोष नहीं होता, कुछ और ही हो जाता हूँ। मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, इसीलिए असली धुन को बजाने से पहले मुझे बहुत देर तक स्वरों की लंबी भूमिका तैयार करनी पड़ती है। बांसुरी वादक इतनी लंबी भूमिका प्रस्तुत नहीं करते, इसीलिए लोग मेरी आलोचना करते हैं। वे बांसुरी के क्षेत्र के बर्नार्ड शॉ थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक अगर 90 पृष्ठों की होती है तो उसकी भूमिका 300 पृष्ठों की होती है। पन्नालाल घोष ने कहा, लोग तो समझ नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक मैं आवेशित न हो जाऊं। लंबी भूमिका का यही कारण है। जब तक यह आंतरिक स्वयं न बन जाए, मैं बजाने में लीन नहीं हो सकता। ये शब्द है प्रामाणिक कलाकार के। केवल प्रामाणिक कलाकार ही ऐसा कह सकता है।
पत्रकार के ढंग का कलाकार संगीत के बारे में लिखते हैं, लेकिन स्वयं उनको इसका कोई अनुभव नहीं होता। वे कविता के बारे में लिखते हैं, जबकि स्वयं उन्होंने कभी एक कविता नहीं लिखी। वे राजनीति के बारे में लिखते हैं, जबकि राजनीति के संघर्ष का उन्हें कोई अनुभव नहीं होता। ऑफिस में बैठकर ये पत्रकार हर विषय के बारे में लिख देते हैं। एक ही व्यक्ति एक सप्ताह संगीत के बारे में लिखता है, दूसरे सप्ताह काव्य के बारे में और तीसरे सप्ताह राजनीति की चर्चा करता है लेकिन इन सब विषयों पर वह एक ही नाम से नहीं वरन विभिन्न नामों से लिखता है। एक बार मुझे भी आवश्यकतावश पत्रकार बनना पड़ा था, अन्यथा मुझे ये कष्ट सहन न करना पड़ता। मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पिता मुझे विज्ञान पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे। मुझे विज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, न अब है न तब थी, और वे इतने गरीब थे कि मुझे लगा कि वे बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। मेरे परिवार में किसी ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। मेरे पिता ने मेरे एक चाचा को विश्वविद्यालय में पढ़ने भेजा था, लेकिन वहाँ का खर्च वहन न कर सकने के कारण उनको वापस बुलाना पड़ा था। अब मेरे पिताजी मुझे विश्वविद्यालय भेजने को तैयार थे, इसके लिए उन्हें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता। वे इसे व्यावसायिक ढंग से करना चाहते थे। वे सोच रहे कि अगर वह मेरी शिक्षा पर पैसा लगाएंगे तो आगे चलकर इससे अधिक उनको वापस मिल जाएगा। मैंने उनसे कहा, यह मेरी शिक्षा का प्रश्न है या आपकी पूंजी का निवेश का? आप मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं ताकि मैं अधिक कमा सकूं। लेकिन मैं तो कभी कुछ नहीं कमाना चाहता, सदा अधिक से अधिक सीखते रहना चाहता हूं। और फिर मैंने उनसे कहा, मैं तो होबो आवारा घुमक्कड़ बना रहूंगा। उन्होंने कहा, क्या होबो? मैंने कहा, अच्छे शब्दों में एक सन्यासी। वे तो स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें सन्यासी ही बनना है तो विश्वविद्यालय में पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, मुझे इन प्रोफेसरों से घृणा है, लेकिन उनकी निंदा करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए यह जरूर है कि पहले उनके पेशे से अच्छी तरह से परिचित हो जाऊं। उन्होंने कहा, ये तो और अजीब बात है कि तुम विश्वविद्यालय इसलिए जाना चाहते हो ताकि बाद में उनकी निंदा कर सको। मैं पैसा उधार लेकर या अपने मकान को गिरवी रखकर, अपने व्यापार को जोखिम में डालकर तुम्हें विश्वविद्यालय भेजूं ताकि तुम इन्हीं प्रोफेसरों की बुराई कर सको। ये काम तुम विश्वविद्यालय में जाए बिना क्यों नहीं कर सकते हो? मैंने पिताजी के लिए एक छोटा सा पत्र लिखकर घर छोड़ दिया। मैंने लिखा कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं और मैं आपकी आर्थिक स्थिति को भी जानता हूं। न आप मुझे समझ सकते हैं और न मैं आपको समझ सकता हूं। हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। कम से कम अभी हम दानों के बीच कोई पुल नहीं है। इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी करना चाहा उसके लिए धन्यवाद, लेकिन वह एक पूंजी निवेश था और आपने व्यापार में मैं आपका भागीदार नहीं बनना चाहता। आपसे बिना मिले मैं जा रहा हूं और अब शायद मैं आपसे तभी मिलूंगा जब मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए मुझे पत्रकार का काम करना पड़ा। ये सबसे खराब काम है, लेकिन उस समय और कोई काम उपलब्ध नहीं था, तो मजबूरी में मुझे यही काम करना पड़ा। भारत में पत्रकारिता तीसरे दर्जे का निम्नतम काम है। तीसरे दर्जे का ही नहीं, संसार का सबसे खराब काम है। मैंने इसे किया तो सही, लेकिन बहुत अच्छी तरह से न कर सका। मैं कुछ भी अच्छी तरह से नहीं कर सकता। अच्छी तरह से करना तो दूर रहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। यह मैं अपने प्रति शिकायत नहीं कर रहा, केवल स्वीकार कर रहा हूँ। और वह नौकरी तो जल्दी ही समाप्त हो गई, क्योंकि जब मालिक, प्रधान संपादक आया तो मैं मेज पर पैर रखकर सो रहा था, ठीक जैसे अभी मैं हूँ। उसने मुझे देखा और मुझे झकझोरा। मैंने अपनी आंखें खोली, उसको देखा और कहा, ये कैसी अशिष्टता है। मैं गहरी नींद सो रहा था और सुंदर सपना देख रहा था। आपने उसे भंग कर दिया। उस सपने को दोबारा देखने के लिए मैं अमूल्य निधि दे सकता हूँ। मैं पैसे देने को तैयार हूँ। अब बताए कि उस सपने के आगे कैसे बढ़ाओ। उसने कहा, मुझे तुम्हारे सपने से कोई सरोकार नहीं है। भाड़ में जाए तुम्हारा सपना। लेकिन ये समय मेरा है और इसके लिए तुम्हें पैसे दिए जाते हैं, इसलिए तुम्हें नींद से उठाने का मेरा अधिकार है। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर यहाँ से चले जाने का अधिकार मेरा है। इतना कहकर मैं बाहर चला गया। उसने गलत बात नहीं कही थी, लेकिन मैं गलत जगह पहुँच गया था। वह स्थान मेरे लिए नहीं था। मैं पत्रकारों के साथ 3 वर्ष तक रहा। वह नरक था। पत्रकार बहुत ही घटिया लोग होते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं तुम लोगों को चेक कर रहा हूँ। आप बता रहे थे कि आपके पिता आपकी आर्थिक सहायता नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको पत्रकारिता का काम करना पड़ा। उसके पहले, जब तुम सचमुच में प्रामाणिक कलाकार होते हो तो तुम आविष्ट हो जाते हो। ठीक, पत्रकारिता के ढंग का नहीं।
ठीक ठीक और सही नोट लिखना चालू रखो। तुम अच्छे लेखक बन गए हो। मेरे पिता को बहुत आश्चर्य होता था जब भी पागल बाबा आकर मेरे पैर छूते। वे पागल बाबा के पैर छूते थे। बड़ा मजेदार दृश्य होता था। और चक्र को पूरा करने के लिए मैं अपने पिताजी के पैर छूता था। पागल बाबा इतने जोर से हंसने लगते था कि सब लोग चुप हो जाते थे, माने कुछ विशेष घट रहा हो। और मेरे पिता को संकोच होता। पागल बाबा बार बार मुझे ये समझाने की कोशिश करते कि संगीतज्ञ बनना मेरा भविष्य है। मैं कहता, नहीं, और जब मैं नहीं कहता हूँ तो सच्चे अर्थों में नहीं होता है। बचपन में मेरा नहीं बहुत स्पष्ट रहा है। हाँ, तो मैं कभी कभी कहता हूँ। ये हाँ शब्द इतना अमूल्य, इतना पवित्र है कि इसका प्रयोग केवल दिव्य की उपस्थिति में ही होना चाहिए, चाहे वह प्रेम हो या सौंदर्य। इस समय तो गुलमोहर के पेड़ पर खिले हुए असंख्य घने फूल जैसे कि समूचे वृक्ष से आग की लपटें निकल रही हों।